नमस्कार, परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैसूर राज्य तथा हैदर अली एवं टीपू सुल्तान के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों के प्रति इस राज्य की कैसे नीतियां रही हैं उसको भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैसूर राज्य का किस प्रकार से उदय हुआ है, हैदर अली से पहले वहाँ के शासक कौन थे, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक निवेदन है आप सभी से, आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। चलिए देखते हैं। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करेंगे तो मैसूर राज्य पर हैदर अली से पहले वाडियार एक वंश वहाँ पर था, तो वाडियार वंश का शासक था। और यह जो वाडियार वंश है, ठीक, वाडियार वंश से पहले जो मैसूर राज्य है यह विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक, मैसूर राज्य विजयनगर साम्राज्य जो था, हरिहर एवं बुक्का ने जिसकी स्थापना की थी, उस साम्राज्य के अधीन था, यानी उसका एक हिस्सा था। बाद में 1612 ईस्वी में विजयनगर के शासक एक हुए थे, वेंकट द्वितीय। ठीक, वेंकट द्वितीय ने वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। ठीक, वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय 1734 से 66 के समय में दो भाई होते हैं जिनके अंतर्गत पूरी सत्ता जो है उन्हीं के हाथों में थी। एक थे देवराज जो कि मुख्य सेनापति थे, किसके, चिक्का कृष्णराज द्वितीय यानी वाडियार वंश में जो मैसूर राज्य था उसके मुख्य सेनापति थे देवराज, और इनके भाई थे नंदराज। ठीक, नंदराज जो थे यह राजस्व एवं वित्त के अधीक्षक थे। यानी अब देखोगे, यानी सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से, दोनों रूप से सिर्फ दो भाइयों के हाथों में पूरी सत्ता है। तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया कि पूरा जो जितना भी कार्य प्रणाली थी, प्रशासनिक या फिर जितनी भी व्यवस्थाएं थी, पूरा अपने हाथों में ले लिया। यह जो चिक्का कृष्णराज द्वितीय हैं यह नामात्र के शासक रह गए थे। यहाँ पर एक प्रधानमंत्री नियुक्त होता था मैसूर राज्य में, जिसको दलवई कहा जाता था। ठीक, यहाँ के प्रधानमंत्री को दलवई कहा जाता था। अब हैदर अली का किस प्रकार से उदय हुआ इसको भी हम लोग देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1722 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार जो जिला है कोलार, यहाँ के बोदीकोट में। ठीक, कोलार जिले के बोदीकोट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। यह अशिक्षित थे, ठीक, लेकिन योग्य सैन्य अधिकारी के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। 1752 ईस्वी में यहीं से इनकी शुरुआत मानी जाती है। राजनैतिक रूप से आगे बढ़ते हैं। नंदराज जो कि वित्त एवं राजस्व के अधीक्षक थे वाडियार वंश में, नंदराज ने इन्हें डिंडीगुल जो कि वर्तमान समय में तमिलनाडु में, यहाँ का फौजदार नियुक्त किया। ठीक, डिंडीगुल में एक किला था, यहाँ का फौजदार नियुक्त किया किसको, हैदर अली को। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में क्या कहते हैं, एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। यहाँ यानी कि यहाँ पर जो तत्कालीन समय में सबसे आधुनिक जो हथियार होते थे उनको बनाने के लिए कारखाने की स्थापना कहाँ पर की थी, 1755 में डिंडीगुल में। 1760 में नंदराज को कैद करके दलवई सर्वोच्च पद पर पहुंचता। यानी जो हैदर अली हैं इन्होंने 1760 ईस्वी में नंदराज को कैद कर लिया और स्वयं को दलवई यानी वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करवा लिया। 1761 ईस्वी में मैसूर का वास्तविक शासक बन गए। ठीक, यानी जो वहाँ के शासक थे उसको हटा करके, नंदराज और देवराज को भी हटा करके यह मैसूर के वास्तविक शासक बन जाते हैं। आगे देखते हैं। अब हैदर अली वैसे भी महत्वाकांक्षी थे और उधर से दूसरी तरफ अंग्रेज भी महत्वाकांक्षी हैं, तो दोनों साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। और हैदर अली की महत्वाकांक्षा को देख करके कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भी इससे डर लगता था कि अगर हम लोग बढ़िया से वहाँ पर कोई नियम नहीं बनाया, अगर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं कायम किया, तो हम दक्षिण भारत में अपने पूरे साम्राज्य को खो देंगे। ठीक, तो इसीलिए अब देखिए इसमें दिया है कि अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति और हैदर की फ्रांसीसियों से मित्रता। यानी हैदर अली एक तो महत्वाकांक्षी था, वह भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, साथ ही साथ उसने अंग्रेज़ों के विरोध में विभिन्न जो और कंपनियां थी या जो देश थे उनसे अपना गठबंधन बना रहा था, जिनमें फ्रांसीसियों से इसका ज़्यादा लगाव था। प्रारंभिक मोर्चे की अगर हम बात करेंगे तो जब यह युद्ध प्रारंभ होता है उसके पहले ही अंग्रेज़ों ने क्या किया कि दक्षिण भारत में ही निजाम जो कि हैदराबाद का था और मराठों से संधि कर ली। ठीक,
अंग्रेज़ों ने मराठों निजाम के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाया, यानी संधि कर ली। इसके लिए फिर हैदर अली ने अपना दांव खेला। हैदर अली ने क्या किया कि मराठों से बोला कि मराठों को हम धन दे देंगे, साथ ही साथ जो हैदराबाद का निजाम है उसको कुछ प्रदेश, ठीक, निजाम को टेरिटरी दे देंगे, मराठों को धन, यानी निजाम जो है उसको कुछ क्षेत्र अपने राज्य में से दे देंगे जो जीता जाएगा, ठीक। तो हैदर अली ने लालच देकर अपनी ओर दोनों को मिला लिया। परिणाम क्या हुआ? हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया और मद्रास तक पहुंच गया, ठीक। जब यह मद्रास तक पहुंच जाता है, यानी मद्रास पर आक्रमण कर देता है, तो उसी में 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है, मद्रास की संधि कब हुई, खास करके मैच करने वाले प्रश्नों में, मिलान करने वाले प्रश्नों में। तो 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई। इस संधि में क्या प्रावधान थे? सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे कि जो एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश हैं उन्हें एक दूसरे को वापस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बाहरी आक्रमण अगर होता है तो अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे, हैदर अली अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे, ठीक। तो यह महत्वपूर्ण प्रावधान इसके थे। इसके बाद क्या होता है, दोनों लोग फिर अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, फिर विस्तारवादी नीतियाँ दोनों की चलती रहती है। फिर होता है 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह भी महत्वपूर्ण है। कारण क्या होता है कि 1771 ईस्वी में, ठीक, 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों का यहाँ पर दायित्व तो बनता था कि वह हैदर अली की सहायता करें, पर हैदर अली की सहायता अंग्रेज़ों ने नहीं की। इसी से यह उल्लंघन माना गया किसका? मद्रास की जो संधि हुई थी 1769 में। तो हैदर अली ने क्या किया कि इसको अपने विरुद्ध देखा, कि उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ जो हैं मराठों का ही साथ दे रहे हैं। उसी समय की जो तत्कालीन एक घटना होती है, अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि फ्रांसीसी एक बंदरगाह था जो माही नाम से प्रसिद्ध था, ठीक, फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया 1769 ईस्वी में। इससे भी हैदर अली को क्या कहते हैं समस्याएं हुई, क्योंकि माही उसके राज्य में ही आता था। यद्यपि अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया था, परंतु फ्रांसीसी भी कहीं ना कहीं हैदर अली के मित्र थे, ठीक। इसके बाद क्या होता है, हैदर अली ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को प्रारंभ किया और हैदर अली ने कर्नल बेली को परास्त कर अर्काट को जीत लिया, ठीक। अर्काट में जो किला था उसको जीत लिया और कर्नल बेली यहाँ का एक गवर्नर क्या कहते हैं कैप्टन था, उसको पराजित किया। इसी के दौरान पोलीलूर का युद्ध होता है 1782 में, ठीक। यह भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि किस युद्ध, कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पोलीलूर का युद्ध हुआ था? तो 1782 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को परास्त किया, ठीक। अब देखिए, एक तो हैदर अली लड़ रहे हैं, साथ में उनके बेटे जो हैं टीपू सुल्तान भी उसी युद्ध में लड़ रहे हैं। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकोट को भेजा। आयरकोट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया। कब? 1781 में। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को युद्ध के दौरान ही, ठीक, युद्ध चल रहा था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसी के दौरान हैदर अली की पीठ में एक बहुत बड़ा फोड़ा होता है और इस फोड़े की वजह से ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कब? 7 दिसंबर 1782 को। फिर क्या होता है, टीपू सुल्तान जो हैं हैदर अली के पुत्र हैं, यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखते हैं। बाद में दोनों पक्षों को, यानी अंग्रेज़ों को भी और हैदर अली टीपू सुल्तान को भी समझ में आता है कि अब हम लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। इसी के लिए टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि 1784 की होती है। हैदर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बनाया और मंगलोर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने भयभीत होकर 11 मार्च 1784 को टीपू के साथ मंगलोर की संधि की, ठीक। तो 11 मार्च 1784 को टीपू के साथ अंग्रेज़ों की संधि हुई है। संधि के क्या प्रावधान थे? वही था कि एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस लौटा देंगे और बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, ठीक। तो इस संधि से जो वारेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर है वह खुश नहीं होता है, ठीक। वारेन हेस्टिंग इस संधि से खुश नहीं होता है। इस संधि को मैकार्टनी नामक एक अंग्रेज शासक था, उसने किया था। तो इसके लिए वारेन हेस्टिंग्स ने भी कहा था, उनका कथन भी फेमस है कि मैकार्टनी कैसा व्यक्ति है
यह हमें साफ साफ दिखाई देता है कि इस संधि के बाद भी वह क्या कहते हैं अर्काट को खो देगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो मद्रास को खो देगा। ठीक, तो यह संधि क्या कहते हैं अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थी, बल्कि इस संधि के माध्यम से टीपू सुल्तान का ही पूरे युद्ध में दबदबा था, और इस संधि में अधिकतर जो प्रावधान थे वह टीपू सुल्तान के हित में ही थे। ठीक, आगे देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 और 92 के बीच में। तत्कालिक कारण क्या होता है? टीपू द्वारा त्रावणकोर, जो कि अंग्रेजों का मित्र राज था, ठीक, त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज था, उस पर 1789 में आक्रमण करना। ठीक, यह युद्ध का तत्कालिक कारण था। इस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने प्रारंभिक युद्ध में जब अंग्रेज पराजित हुए पीछे हट रहे थे, तो फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्वयं उसने युद्ध के सैन्य संचालन को संभाला, और कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम को साथ मिलाकर टीपू के विरुद्ध संगठन बनाया। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हो कौन कौन है, निजाम हो गया, मराठे, अंग्रेज, और क्या कहते हैं टीपू सुल्तान के विरुद्ध ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो है इनकी पराजय होती है, और इन्हें श्रीरंगपट्टनम की एक संधि करनी पड़ती है। ठीक, 1792 मार्च 1792 में इनको श्रीरंगपट्टनम की एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। इस संधि के कारण ही टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा भाग जो है खोना पड़ गया। ठीक, आधा भाग इन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों उनके सहयोगियों को देना पड़ा। अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। ठीक, मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश मिल गया। यानी जो त्रिगुट बना था, तीनों लोगों ने मैसूर जो है इसके आधे राज्य को आपस में बांट लिया। युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ 30 लाख रुपए टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देने थे। जब तक वह 3 करोड़ 30 लाख रुपए अंग्रेजों को नहीं देगा, वह टीपू सुल्तान अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखेगा। दोनों बेटों का क्या नाम था? एक बेटा था अब्दुल खालिक, दूसरा था मुइजुद्दीन। ठीक, तो दोनों बेटे तब तक अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रहेंगे जब तक टीपू सुल्तान 3 करोड़ 30 लाख रुपए नहीं दे देता है। ठीक, आगे देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में। इस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेलेजली हैं। युद्ध का कारण क्या है? टीपू द्वारा फ्रांसीसियों, नेपोलियन का उस समय शासक था, उससे सहायता लेने का प्रयास, और वेलेजली ने इस युद्ध से पहले ही टीपू सुल्तान को सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा था। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया, तो इसकी वजह से यह युद्ध प्रारंभ होता है। इस युद्ध के दौरान 2 युद्ध महत्वपूर्ण है। एक होता है सदासीर और मालवैली का युद्ध। ठीक, दोनों युद्धों में टीपू सुल्तान जो है पराजित होते हैं। 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक, तो यहाँ पर पूरी तरीके से यह समाप्त हो जाते हैं। मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और वाडियार वंश के एक छोटे से बालक को मैसूर का शासक बना दिया जाता है, और उसके साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली गई। ठीक, उसके साथ सहायक संधि कर ली जाती है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं टीपू सुल्तान के विषय में। तो 1787 ईस्वी में इन्होंने पादशाह की उपाधि धारण की। ठीक, तो पादशाह की उपाधि 1787 में। प्रशासन को 7 मुख्य विभागों में बांटा, जिसको मीर आसिफ कचहरी कहा जाता था। ठीक, इन विभागों को मीर आसिफ कचहरी कहा जाता था। इन्होंने एक नया कैलेंडर पंचांग लागू किया, और नई मुद्रा प्रणाली तथा माप तौल की नई इकाइयों को इन्होंने शुरू किया। इन्होंने 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का भी गठन किया था। आर्थिक सुधार की अगर हम बात करेंगे तो जागीरदारी प्रथा को कम कर किसानों से सीधा संबंध स्थापित किया, और तकावी ऋण भी किसानों को इन्होंने दिया। तकावी ऋण क्या होता है? अग्रिम जो है राशि जो कि ब्याज मुक्त होती थी, उसको दिया। थॉमस मुनरो ने उसे नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा कहा है। यानी टीपू सुल्तान को थॉमस मुनरो जो हैं वह कहते हैं कि वह एक नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा था। ठीक, अब देखते हैं प्रमुख कथन जो अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको देखते हैं। हैदर अली का एक कथन
प्रसिद्ध था कि मैं अंग्रेजों को स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। ठीक इसी प्रकार से बंगाल के एक नवाब थे, आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन से नवाब थे जिन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजों को भूमि पर तो खदेड़ सकता हूँ, बंगाल से तो हटा सकता हूँ, परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसी प्रकार से हैदर अली का कथन था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। टीपू सुल्तान का प्रसिद्ध कथन था, भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने की अपेक्षा शेर की तरह एक दिन जीना ज़्यादा श्रेयस्कर है। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था आंग्ल मैसूर युद्धों के दौरान कि अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। तो कमेंट में बताइएगा किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है कि हमने अपने शत्रुओं को, अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस युद्ध के दौरान यह कहा गया था। पीटर आब्रे जो कि इनका कथन है कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे पैरों पर है। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि हर चैप्टर के लास्ट में हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो। तो आप लोग ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हैदर अली को 1752 में नंदराज द्वारा कहाँ का फौजदार नियुक्त किया गया? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए कि हैदर अली को नंदराज के द्वारा 1752 में कहाँ का फौजदार नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है अरकाट का, बी डिंडीगुल, सी श्रीरंगपट्टनम, डी बैदनूर का। ठीक, तो इनको 1752 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया था नंदराज के द्वारा, और इसके बाद ही इन्होंने क्या किया था, डिंडीगुल में ही एक कारखाना भी स्थापित किया था। ठीक, डिंडीगुल में एक आधुनिक सैन्य क्या कहते हैं शस्त्रागार स्थापित किया था। दूसरा प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? ए मंगलोर की संधि, बी श्रीरंगपट्टनम, सी मद्रास की संधि, डी पांडिचेरी की संधि। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। इसमें जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है इसकी समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा हुई थी। ठीक, तीसरा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया? ए कर्नल बेरी, बी हेक्टर मुनरो, सी सर आयरकूट, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पोर्टोनोवा का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सर आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया था। ठीक, सर आयरकूट ने। अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया, यह कथन किसका है? तो अभी मैंने बताया था उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे उन्होंने कहा था, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि किस वर्ष धारण की? ए 1782, बी 1784, सी 1787, डी 1792। तो जल्दी से बताइए आप लोग इसमें सही उत्तर क्या होगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि किस वर्ष धारण की? तो सही उत्तर होगा 1787 ईस्वी में। ठीक, 1787 में। आगे देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ए टीपू का फ्रांसीसियों से संपर्क, बी टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण, सी सहायक संधि को अस्वीकार करना, डी मालाबार पर अंग्रेजों का अधिकार। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण टीपू सुल्तान ने क्या किया था? टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर जो राज्य था उस पर आक्रमण किया था। ठीक, टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया था। सातवां प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, सी लॉर्ड वेलेजली, डी वारेन हेस्टिंग। तो 1799 के बीच में। ठीक, तो लॉर्ड वेलेजली इसमें जो है गवर्नर जनरल रहेंगे। ठीक, टीपू सुल्तान के प्रशासन में राजस्व व वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? ए मीर मीरान कचहरी, बी मीर सदर कचहरी, सी मलिक उत्तुजार, डी मीर आसिफ कचहरी। तो राजस्व एवं वित्त विभाग को क्या कहा जाता था टीपू सुल्तान के समय?
तो जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो मीर आसिफ कचहरी, ठीक, डी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? ए मद्रास की संधि, बी मंगलोर की संधि, सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, डी सालबाई की संधि। 11 मार्च 1784 को, तो 11 मार्च 1784 को मंगलोर की संधि हुई थी, ठीक। कमेंट में आप लोग बताइएगा किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मंगलोर की संधि हुई थी, किस आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद मंगलोर की संधि हुई थी। 10वां प्रश्न है, किस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भेजना पड़ा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक, इसी में श्रीरंगपट्टनम संधि होती है, जिसमें 3 करोड़ 30 लाख रुपए अंग्रेजों को देने थे। 3 करोड़ 30 लाख रुपए जब तक युद्ध हार जाने के रूप में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को नहीं देगा, तब तक उसके 2 पुत्र जो हैं वह अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रहेंगे। अगला देखते हैं। यह अभिकथन यानी कथन और कारण के आधार पर प्रश्न है। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। पहला कारण है, हैदर अली अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित कर मराठों और निजाम की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करना चाहता था, ठीक। तो इसमें है ए और आर दोनों सत्य हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है आर असत्य है। डी, ए असत्य है आर सत्य है। तो आपको पता होगा दक्षिण भारत में जो निजाम है हैदराबाद का, और चाहे मराठे हों चाहे अंग्रेज हों, सभी अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो इसीलिए हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में की, क्योंकि वह यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को प्रशिक्षित करके मराठों और निजाम की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करना चाहता था। यानी ए और आर दोनों सत्य है, ए आर की सही व्याख्या भी है, ठीक, आर ए की सही व्याख्या भी है। 12वां प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का पालन न करना था। कारण 1771 मराठों के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता नहीं की। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक, तो सही है, इसमें संधि का पालन नहीं किया, इसलिए हैदर अली ने युद्ध को शुरू किया। और 71 में जब मराठों ने आक्रमण किया था तो अंग्रेजों ने कोई सहायता नहीं की थी। यानी दोनों ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। 13वां प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि कारण क्या था? टीपू सुल्तान ने वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो दोनों सत्य हैं, ठीक, आर ए की सही व्याख्या है और दोनों सत्य हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आज का जो विकल्पी प्रश्न था, बहुविकल्पी, यह यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग मेंस के लिए प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था जिसने न केवल अंग्रेजों को चुनौती दी बल्कि अपने राज्य को आधुनिकीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक। तो इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। जो प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पी मेंस के लघुत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं, इनको जरूर अपने कॉपी में लिखा करिए, क्योंकि इससे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूपीपीएससी या यूपीएससी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सहायता मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सबको क्लास पसंद आई होगी। कमेंट में अपने ज़रूर सुझाव दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा तथा अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।